का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके हक और अधिकार की बात करते हैं। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को जो अधिकार दे रखे हैं और भारत की सरकार को जो अधिकार दे रखे हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं कि आपकी पहुंच कहां तक हो सकती है और उनकी पहुंच कहां तक हो सकती है। उनकी जवाबदेही यह है कि वो आप तक बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर आर्थिक स्थिति, सम्मानजनक रोजगार और समानता के अवसर प्रदान करें। यह काम सरकारों का है और वह आपको मिले, जो आपका राइट है वह आपको मिले ही, और नहीं मिलता है तो उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। पिछले लगभग 7 सालों से आपके साथ ज़्यादा समय से यही बात करते हैं कि आपका हक अधिकार कहाँ है और आप अपना हक अधिकार कैसे शामिल कर सकते हैं। इस हक अधिकार को पाने में जहां आपको लगता है कि आपकी पहुंच नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी व्यवस्था के बारे में बताया कि जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है सालाना, जो एससी है, एसटी हैं, महिलाएं हैं, विकलांग हैं, इस तरह के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए विधिक सेवा प्राधिकारों द्वारा मदद की जाती है और उसके लिए एडवोकेट्स आपके पसंद के हिसाब से व्यवस्था की जाती है। अपने यहाँ एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा होना ही चाहिए, इसलिए कि मन सारी बीमारियों और बुराइयों का जड़ है। इसी मन से हमारा व्यक्तित्व बनता है, इसी मन से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और ह्रास भी होता है। इसी मन के विचलन के कारण हम मनोरोगी हो जाते हैं। तो यह मन जो है, इस मन का यानी दिमाग का, मन और दिमाग में थोड़ा सा फ़र्क है और फ़र्क इतना बारीक है कि उसका विश्लेषण यहाँ कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि समय की अपनी सीमा है। तो यह मन चंगा रहे, इसके लिए दिमाग को चंगा रहना चाहिए। दिमाग और मन दोनों का तार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। चंगा तब रहेगा जबकि जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद में आप अपने को फेलियर नहीं महसूस करें और हारा हुआ नहीं महसूस करें। अब यह मानसिक स्वास्थ्य है क्या? आज कानून की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए कि हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है और आदमी के लिए तो अनिवार्य ही है, इसलिए कि आदमी ही लगभग प्रकृति पर विजय पाने के लिए और तमाम जीवों पर काबू करने के लिए, इसलिए उसका मानसिक स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जो कभी यूरोपियन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों के हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, उसके प्राध्यापक डॉक्टर संजय सिंह मुंडा, आपका स्वागत है। नमस्कार। जोहार। नमस्कार। जोहार। यह जो मानसिक स्वास्थ्य है जी, मेंटल हेल्थ, ये सामान्य हेल्थ से कैसे भिन्न है? और 2 तरह के एक्सपर्ट इसमें काम करते हैं मेरी समझ से, एक तो मनोचिकित्सक काम करते हैं और एक मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं और कैसे मानते हैं कौन मानसिक रूप से अस्वस्थ है और किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की व्यवस्था है? जी मधुकर जी, आपने एक बहुत अच्छा मुहावरा के साथ जो शुरुआत किया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। हम लोग एक और कहावत पहले से सुनते आते थे कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो इस कहावत से मुझे थोड़ी परेशानी होती थी कि हम लोग शरीर को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं कि स्वस्थ शरीर है तो मन भी स्वस्थ हो जाएगा, कहीं ना कहीं मन को थोड़ा पीछे रख दिया जाता था। तो ये एक हमारा जो समाज का समय के साथ जो एक
दर्शन रहा है स्वास्थ्य को लेकर के, उसको दर्शाता है कि शरीर को थोड़ी प्राथमिकता दी जाती रही है और शायद अभी भी थोड़ा बहुत होता है। हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भली भांति परिचित होते हैं कि शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शरीर सुचारू रूप से काम करना चाहिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये कई बार जब इस पे बात चलती है तो थोड़ी मुश्किल होती है समझने में। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक अवस्था है, मानसिक स्वास्थ्य एक अवस्था है। उस अवस्था में एक हम लोग बोलते हैं ये अवस्था जो एक बेहतरी का एहसास दिलाता है किसी इंसान में, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो जिसको कि हम लोग साइकोलॉजिकल वेलबींग बोलते हैं, इमोशनल वेलबींग बोला जाता है, भावनात्मक रूप से एक बेहतरी की अवस्था जिसमें कि हम सभी तरह के भावनाओं को अनुभव भी कर पाते हैं, उसको व्यक्त भी कर पाते हैं सही तरीके से। और साथ ही साथ इसमें सोशल वेलबींग की एक परिभाषा भी जोड़ी जाती है, मतलब सामाजिक तौर पे परस्पर संबंधों में हम अपने दायित्व को सही तरीके से निभा पाते हैं। और एक इसमें डायमेंशन जोड़ा जाता है, वो बोला जाता है स्पिरिचुअल वेलबींग की बात भी की जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे थोड़ा सा एक अपने आप को उस अवस्था में पाता है जहाँ वो अपने अंदर की उस एक उपस्थिति से एक कनेक्ट हो पाता है जो कि हमें इंसान बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से अपनी क्षमताओं का एहसास भी होता है, रहता है। वो समझता है कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं, वो कहाँ तक क्या कर सकता है, अपेक्षाएं उसी हिसाब से रखता है, महत्वाकांक्षाएं उसी हिसाब से वो रखता है। साथ ही साथ जीवन के सामान्य जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उनको समझ पाने में, उनका हल ढूंढ पाने में कामयाब हो सकता है, होता है। और साथ में परस्पर संबंधों में, जैसे मैंने कहा, जब सोशल वेलबींग की बात आती है तो संबंधों की जो एक समझ है उसके अंदर होती है और उसके अनुरूप वो कार्य करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में कई इसके आयामों को शामिल किया गया है। आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग और एक अंत में स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसका समग्र जो परिभाषा होता है उसमें कई सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। इसको अगर हम ऐसे बांधें कि समाज ने अपने विकास के क्रम में एक मानदंड तय किया बिहेवियर का, जी, कि एक सामान्य आदमी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और सामान्य आदमी में मैक्सिमम का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो जो मानदंड है, स्केल जो बनाया आपने, उस स्केल से भिन्न अगर कोई जाने लगता है, जो कहीं से असामान्य लगता है, सोसाइटी ने जो वेल बिहेवियर के मानदंड बना रखे हैं उससे कहीं अलग जाने लगता है कि मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिस गड़बड़ी की वजह से जो सोसाइटी में या उसका व्यवहार चला आ रहा था वो व्यवहार बदल रहा है, तो वहाँ चेक एंड बैलेंस की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। जी, ये जो आप बता रहे हैं ये मानसिक रोगों के लिए जरूर लागू होता है कि एक मापदंड है, एक सीमा है कि इसके इस पार अगर आपका बिहेवियर हो रहा है जो कि सामान्य अधिकतर लोगों के व्यवहार से थोड़ा अलग है तो आप रोगी के कगार में आ जाते हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आते हैं कि मन स्वस्थ है तो नींद अच्छी आएगी, जी, मन स्वस्थ है तो अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से सबके साथ बिहेव करेंगे, जी, जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा, जो लिखेंगे वो सही लिख सकेंगे, बहुत ज़्यादा चंचलता नहीं दिखेगी, स्थिरता और हर चीज़ में संतुलन बनाने की कोशिश। अब अचानक नहीं होगा कि हम ट्रेन से कूद जाएं, अचानक नहीं होगा कि हम जहाज़ से पानी में कूद जाएं, हवाई जहाज़ पर चढ़े हुए तो वहाँ से कूद जाएं, जो साथ में है उसको थप्पड़ लगा दें। इस तरह का जो सामान्य होता है उसके साथ कैसे मुस्कुरा करके मिले, कैसे ये सामान्य मानदंड जो है वह लगेगा कि यह आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसलिए कि इसका बिहेवियर जो है, जो सोसाइटी ने मानदंड बना रखे हैं उसके हिसाब से सामान्य है। उस सामान्य से जब पटरी बदलने की कोशिश होती है तो वहाँ असामान्यता आ जाती है। क्या देखिए, मैं इसको 3 स्तरों पे आपको बताना चाहूँगा। मानसिक रूप से एक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, परिस्थितियाँ कुछ आती हैं, कुछ समस्याएं उसके जीवन में आती है जब वो मानसिक परेशानियों से घिरता है। बिल्कुल, उस समय वो जूझता है, कोशिश करता है उससे बाहर निकलने का और उस क्रम में उसके व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आते हैं।
उसके जो भावनात्मक रूप से व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका थोड़ा बदलता है, ये क्षणिक होता है। तो यहाँ पर भी मानसिक रूप से एक परेशानी है, समस्या व्यक्ति के साथ है, लेकिन वो हम नहीं कहेंगे कि इस अवस्था में वो मानसिक रोगी हो गया है, अस्वस्थ है। ये एक अवस्था होती है मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में। हम सभी उस दौर से गुजरते हैं, लेकिन ये दौर कभी कभी खतरनाक साबित हो जाता है। आप आए दिन देखते होंगे बहुत सारे केसेस में जो आत्महत्याएं की घटनाएं हम सुनते आते हैं, उसमें आप देखेंगे इसी तरह के क्षणिक कुछ मानसिक समस्याओं में लोग कुछ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो कि जो अभी आप मापदंड की बात कर रहे थे, वहाँ उसको समझना मुश्किल हो जाता है। नहीं, अभी हम लोग ये बात करते हैं, नहीं वो तो कल तक बड़ा अच्छा बात कर रहा था, हमसे तो बड़ा हंस हंस के बात कर रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, उसके व्यवहार में कभी नहीं पता चला। तो ये व्यवहार से मापदंड ढूंढना ये कई दफ़े बहुत मुश्किल होता है। हम लोग व्यवहार पर नज़र रखते हैं, लेकिन मापदंड कुछ और भी होता है। जैसे कि कल घटना घटी है, कोटा जो सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, वहाँ 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और इस तरह सुसाइड की घटनाएं आती रहती हैं। लोग कोटा में ठेल करके भेज देते हैं बच्चों की, जाओ वहाँ पर जा करके, वो तो है उसके लायक है कि नहीं है बगैर इसको चेक किए वहाँ इस तरह घटना घटती है। तो जो उसके फ्रेंड्स बता रहे हैं कि उसका बिहेवियर तो नॉर्मल था, बिल्कुल, उसके टीचर बता रहे हैं उसका बिहेवियर तो नॉर्मल था, बिल्कुल, लेकिन उसका बिहेवियर नॉर्मल था, वो क्लास में क्या स्कोर कर रहा था और किस ढंग से जूझ रहा था, ये किसी ने नोट नहीं करने की कोशिश की, इसलिए कि सब अपने जद्दोजहद में है, सब अपनी मारामारी में है। बिल्कुल, यहीं पर जैसे मैंने कहा कि एक इस मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था में व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होना चाहिए, रहता है। अब मुझे अपनी क्षमता मुझे मालूम है और मैं अपनी क्षमता से कहीं अधिक की उम्मीद अपने आप से करता हूँ, तो मुझे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और ये अक्सर ये चीज़ें होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य का एक हिस्सा भी है कि व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं, उसके अनुरूप वो किस तरह से अपने जीवन में चुनाव करता है। ये डिसीजन मेकिंग भी मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। जब हम बिहेवियर को समग्र रूप से देखते हैं तो हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से कोई व्यक्ति चुनाव करता है या परिवार चुनाव करता है। अगर हम डिसीजन एक व्यक्तिगत मामला नहीं लेकर के चलते हैं कि डिसीजन एक पारिवारिक डिसीजन निर्णय भी हो सकता है, तो वहाँ पर परिवार को एक दूसरे सदस्य के बारे में उतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्षमताएं कितनी है और कहाँ तक हम लोग आगे सोच सकते हैं, निर्णय उस हिसाब से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चूक तो होती है लोगों से। ये सारी चीज़ें मानसिक रोग ने मानसिक समस्याओं के कैटेगरी में ये सब चीज़ें आती हैं। ये सारी समस्याएं जो है इनका हल उपलब्ध होता है, लेकिन इसको पहचानने में मुश्किल होती है। मानसिक रोग तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दिख जाती हैं, पता चल जाता है कि ये तो सामान्य से बिल्कुल विपरीत या परे कुछ हो रहा है। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार जैसा ही लगता है। समस्याएं व्यक्ति के मन में चल रही होती है और मन को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एक मशीन भी बनाई ना मन को पढ़ने की, जिसमें कि पता चलता है कि हाँ ये मानसिक रूप से नहीं, ये अभी शुरुआती चरण पे है। मैं नहीं कहूँगा कि मशीन के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि मशीन सबके पास पहुँच नहीं सकता। मशीन एक जरिया है, जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहा है और वो संशय की स्थिति में है कि उसको क्या हुआ है, तो शायद उस अवस्था में उस व्यक्ति के मशीन के द्वारा थोड़ी उसको मदद मिल सकती है कि उसके मनोभावों में 24 घंटे में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, उसके विचारों में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा उसका आंकलन हो सकता है। लेकिन जो सामान्य तौर पे लोगों के साथ जब परेशानियां आती हैं तो उसको समझ पाने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्यक्ति के साथ लोग किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बातचीत, घर में संवाद की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। अगर बच्चा कोटा में कहीं कोचिंग में पढ़ रहा है तो वहाँ उसके मित्रों के साथ वो कितना अपनी समस्याओं को रख पाता है, अपने टीचर के साथ कितना रख पाता है, अपने परिवार के साथ वो किस तरह से अपने आप को असर्ट करना, हम जब बोलते हैं कि अपने दिल की बात को, ये समझते हुए कि माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, उसको बेबाकी से कह पाना।
ये कई बार बच्चों में नहीं रहता है। ये एक पॉइंट अभी बातचीत से हमको लग रहा है कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए, वो ये कि हम बच्चों की सुनते थे, अब बच्चों की मांगों को सुनते हैं, और हमारी हैसियत यह हो गई है कि बेज़रूरत उनकी मांगों को पूरा करके उनको खुश हो करके हम खुश होना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तो ये उसको मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल या नहीं बच्चे है। को, जैसे कि एक बार आपने बताया था पैनल डिस्कशन में, कि बच्चे को हार से भी सबक सीखना चाहिए और हारना चाहिए, हार का मतलब समझिए, हार का मतलब आत्महत्या नहीं होता है। बिल्कुल। जी, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। एक तो सफलता और असफलता के जो एक अभी डेफिनेशन है, जो मायने हैं, वो समाज और परिवार जो बच्चों को समझाता है वो बिल्कुल मैं कहूँगा सही नहीं है। ये कहा जाता है कि आप एक बार फेल हो गए, एक चीज़ पे फेल हो गए तो आप पूरा नहीं, वो जीवन इतना आपका ला रहा है, फेल आप है। इतना क्यों नहीं ला रहे हैं? ये जो है प्रतिस्पर्धा भाव, ये भी तो धकेल रहे हैं ना भाई। बिल्कुल हर बिल्कुल किसी की क्षमता अलग है ना, आपके बोझ उठाने की क्षमता, हमारे बोझ उठाने की क्षमता, उनके बोझ उठाने बिल्कुल। की। तो ये क्षमता का एहसास कहीं ना कहीं नहीं रह पाता है, या उसके अलग हम लोग व्यवहार करते हैं। दूसरी बात है जो आपने कहा कि बच्चों को सुविधाएं अधिक देते गए और ये सोच करके खुश होते गए कि बच्चा मेरा खुश है। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक डायनेमिक भी काम करता है। कई माँ बाप बच्चों को खुश करते हैं ये सोच कर कि बच्चे हमारी सपनों को पूरा करें, और ये वो दो चीजें हाँ, हैं, एक तो सपनों को पूरा करें, दूसरे बच्चे को रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो हाँ यही चीज़ है एक ताकि तरह वो से, हमको मुक्त रखे। हमें भी मुक्त रखे इसको, और उसको Engaged है। सिखाया जाता तुमको क्या नहीं दिए हाँ, हैं जो क्या तुम नहीं, ये नहीं कर सकते बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये चीज़ बच्चों में दी जाती है हाँ, कि क्या चीज़ का कमी रखा गया तुम्हारे पास, तुम कैसे, तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ। अब रिजल्ट खराब हुआ उस पर विवेचना करने के बजाय जो इस तरह के दिए हैं उसका हाँ, ताने जो है वो बहुत वो खतरनाक। सारी चीज़ें कई बार काफ़ी खराब होती हैं। किस प्रकार से मन को स्वस्थ रखें? मन को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? डू एंड डोंट्स। हाँ देखिए, कहने को तो हम लोग सब समझते हैं कि मन शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं रहना चाहिए। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने ध्येय को रखें, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। परिवार भी इस चीज़ को समझे कि बच्चों की क्षमताओं का एहसास परिवार को रहता है कि बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई में कैसा है। जस्ट ए सेकंड, हम ये कह रहे हैं कि बच्चा अगर यह कहता है, बच्चे से पूछ लें, तुम साइंस में जाना चाहते हो, आर्ट्स में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, चपरासी बनना चाहते हो, क्लर्क बनना, तुम्हारी क्षमता क्या, तुम क्या कर सकते हो, और उस क्षमता को आंक करके वो जो चाहता है उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो हमको लगता है चपरासी से क्लर्क से अफसर की तरफ बढ़ने की तरफ वो बढ़ सकता है। नहीं, लेकिन कई बार ये होता है ना, बच्चे भी भ्रमित होते हैं। वो तो होंगे, बिल्कुल रहते हैं। वो तो होंगे। मेरे सभी साथी साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, उससे बातचीत करके, काउंसलिंग तो करना पड़ेगा ना, रास्ता तो वही है ना। बिल्कुल। तो यहाँ माँ बाप को बच्चों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है और ये समझने का आवश्यकता है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आज के समय में समय किसी के पास नहीं है, यही बाकी सब कुछ है, समय छोड़ करके सब कुछ है। तो ये कैसे करें, समय कैसे मैनेज करें? तो मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि कैसे मन को स्वस्थ रखे, तो समय निकालना सीखना होगा। पहला बात, समय निकालना किस चीज़ के लिए? समय परस्पर संवाद के लिए, परस्पर एक दूसरे को समझने के लिए, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट होते हैं, कई दफ़े ये बताते हैं जब से हम समय साथ बिताना शुरू किए हमारे झगड़े बढ़ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संवाद का मतलब नहीं है कि आप बहस में उतर आओ। संवाद के साथ में एक दूसरा चीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे के जो एक धारणाएं हैं, दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसको स्वीकार करना सीखिए। नहीं, उसका गुस्सा निकलने दीजिए ना, झगड़ा अगर हो रहा है तो निकल जाने दीजिए ना उसके अंदर नहीं, से। कई बार लोग मैं सही हूँ, मैं सही हूँ इस पे लगे होते हैं। तो ये जो एक दम्भ होता है कि हम ही सही है, सामने वाला गलत है, तो दूसरों के भी जो उनकी मान्यताएं हैं उनको आप समझे थोड़ा और उनको एक्सेप्ट करें। अगर आप नहीं भी मानते, आप स्वीकार कीजिए।
ये होता है ना, हम लोग कई बार उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि आधा गिलास खाली है आधा भरा है, तो कोई उसको आधा खाली बोलेगा, कोई आधा भरा है, पत्रकार दोनों तो खाली सही ये है। बोलता है और वो दोनों सही दोनों होते सही हैं, है। तो वहाँ पर सही गलत का फैसला बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जब आप वार्तालाप करें तो सही गलत के चक्कर में नहीं पड़े, बहस में नहीं उलझे, थोड़े हल्के फुल्के संवाद आपस में वो भी करने चाहिए। एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का समय आपस में रखना चाहिए जो मिलजुल कर किया जा सके। कुछ शारीरिक व्यायाम जरूरी है। आजकल योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब का बहुत महत्व है आज के खास करके भाग दौड़ की और प्रतिस्पर्धा की जीवन में, जहाँ पर कि हम मन को स्थिर रखना सीखे। सबसे बड़ी बात है कि मन स्थिर नहीं रहता, मन में एक साथ विचारों का सैलाब आता है, कई अलग अलग विचार एक के बाद आते हैं और व्यक्ति एक तरह से वैचारिक दृष्टि से दिशाहीन हो जाता है। तो वहाँ पर मेडिटेशन और ये सब चीज़ें काफ़ी कारगर होती है। तो कैसे फोकस हो करके अपने छोटे छोटे जो आपके गोल्स हैं उसको आप पूरा करते हैं और उससे आप एक तरह से शक्ति भी आप लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद, अच्छा आहार, शारीरिक व्यायाम, ये तो सबके लिए है। लेकिन उसके साथ साथ आप जब परेशानी में होते हैं, अपनी परेशानी को दूसरों से व्यक्त करते हैं, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर आप उदास हैं, आपके पास कोई होना चाहिए जिससे आप अपना उदासीपन एक्सप्रेस कर सके। कोई आपके सामने उदास है, उसके उदासीपन को आप समझ सके। ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मुझे लगता है कि कोई दोस्त और कुछ ऐसे दोस्त हों जहाँ कि हम अपने को शेयर कर सकते जी, हैं बहुत ज़रूरी है। और वो आज के हमारे सामने शेयर कर सकता हो, तो इससे मन को स्वस्थ रखने में, दरअसल हम लोगों के यहाँ शुरू से ये परंपरा रही है, मर्द हो और रो रहे हो, हाँ, लेकिन उसका गुब्बार तो कहीं निकलना चाहिए ना। रोने भी नहीं दे रहे हैं आप, इसलिए कि मर्द है नहीं रोएगा क्या, जहाँ तहाँ तुम रोते चलती हो। अरे भाई कहीं कुछ निकले तो, वो नहीं निकलेगा, जमा रहेगा तो वो विस्फोट होगा, मन को विचलित करेगा। मैं बताऊं, समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, हम लोग देख के भी अनदेखा कर जाते हैं। मर्द है तो रो रहा है, अगर उदास है तो लोग ये कह देंगे कि पता नहीं आजकल क्या हो गया, इसका दिमाग खराब है, इसका दिमागी खराब हो गया है, चुपचाप रहता है। लोग बात नहीं करना चाहेंगे, बस अपनी जो अपनी धारणा है वो धारणा व्यक्त कर देंगे, बस हो गया, बस उतना डायलॉग व्यक्त कर दे, हो गया। तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो नहीं बढ़ पाते हैं कई बार। अभी आप 3 बच्चों की बात बोले, कहीं ना कहीं ऐसा बात है कि एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी। और एक्सप्रेस करने में दिक्कत क्यों हो गई कि शुरू से वो परिचलन नहीं है, शुरू से वो उस तरह से परिवार में वो रहा ही नहीं है कि लोग अपने अंदर की जो एक भावना है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। नहीं, हमको लगता है कि अगर आप संयुक्त परिवारों को देखें तो बुआ, दादी, दादा, परदादा, परदादी, इन लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेशन रहता था, ज़्यादा अभिव्यक्त करते थे लोग। जी, पिता और माँ से तो कोई डायलॉग ही नहीं होता था, लेकिन यह अभिव्यक्ति जो है ना वो उनके पास शेयर होती थी क्षण करके। जी, जितना उनको मिलना चाहिए उतना ही, उसके हिसाब से उनके बिहेवियर और उनसे क्या डिमांड है वो फुलफिल कराने का। जी बिल्कुल। परिवार के ये जो सदस्य होते थे एक्सटेंडेड फैमिली में, ये बिल्कुल जो एक निष्पक्ष तरीके से अपनी राय रखते थे बच्चों को लेकर के खासकर, और बच्चे इनके साथ सबसे ज़्यादा घुले मिले होते थे, जो कि अब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बदलाव जो ये आया है, इसके अनुरूप जो अब जो छोटे परिवार है इनमें जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। एक सरकारों के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में जो गार्जियंस के रूप में अपने को समझते हैं, नहीं भी समझते हैं, उन लोगों के लिए मेरी धारणा ये है, शायद आपको सही लगे, कि हर व्यक्ति को, घर में हर व्यक्ति को लगना चाहिए कोई व्यक्ति तो है जहाँ कि हम उसके साथ अपने को शेयर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को भी, अपनी सही को भी, और उसको वह बांटेगा नहीं, उसका पर्चा नहीं छापेगा, प्रचार नहीं करेगा, हमको कुछ रास्ता दिखा सके। जिसको कि एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की शायद, कि मैं हूं ना, माने ये जो कंसेप्ट है कि सरकार यह फील कराए अपने नागरिकों को कि मैं हूं ना, तुम्हारे हर दुख दर्द को दूर कर सकता हूं।
एक आदमी यही चाहता है ना मुसीबत में कि आपके कंधे पर सर रख करके रोएं और आप हमको बताएं कि नहीं नहीं मैं हूं ना। ये आपने जो बात कही इस पे मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से अभी एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हुआ है, और टेली मानस वगैरह ये सब जो शुरू है, इसके तहत पूरे देश में टेली कंसल्टेशन का, टेली काउंसलिंग का जाल बिछाया जाना है। कहीं भी कोई व्यक्ति कुछ भी मानसिक वेदना, समस्या, कुछ भी आप कह लीजिए, इससे जूझ रहा है, उसके पास एक ऐसा व्यक्ति उपलब्ध है जो उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है, और उसको गोपनीय भी पूरी तरह से अगर वो चाहता है उसको रखने के लिए वो तैयार है। तो सरकार इस चीज़ों को समझ, जैसे सरकार की जिम्मेदारियों की जब बात आ रही तो मैं कहूँगा ये सरकार ने बहुत सही समय पर एक ऐसा कदम उठाया है जो कि अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाता है तो इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, अच्छे प्रभाव आएंगे। आप अगर घर में अभिभावक हैं तो अभिभावक के रूप में अपने परिवार के तमाम सदस्यों को यह एहसास होने दीजिए कि मैं हूँ ना, और आप अपने लिए भी किसी को खोज के रखिए जो आपके लिए कहे कि मैं हूँ ना। और जब मैं हूँ ना कोई आपके साथ संबल खड़ा है तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा नहीं रहेगा, अस्वस्थ होने का खतरा नहीं रहेगा, और सब कुछ बेहतर ढंग से चलेगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।